नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर, जहां पर एनसीईआरटी मैथ्स पेडागोजी के 30 बेहतरीन सवालों की प्रैक्टिस आज के इस क्लास में होने वाली है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्नों को फेस करेंगे जो आज के इस वीडियो में आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास की, जहां पर कुछ बेहतरीन प्रश्न आप सभी का यहां पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास की। तो आज का जो सुविचार है वो ये है कि तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरे, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो। सीटेट पहला चरण होता है आपके शिक्षक बनने की दिशा में। शिक्षक आप बनोगे, पहले चरण को पूरा करोगे, उसके बाद जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करोगे। तो आज इस सेशन में सीटेट क्वालिफाई करने को लेकर पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने आएगा। उसके पहले आप सभी लोग डेली क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिएगा, यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर क्लास के बाद में डेली क्लास का पीडीएफ आपको दे दिया जाता है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से वहाँ पे कर सकें। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास की। 30 बवाल सवाल। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इस दिए गए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापने योग्य नहीं होता है। मतलब किसको आप मापन नहीं कर सकते हैं, किसको मापा नहीं जा सकता है। पहला है क्षेत्र और आयतन जैसे विभिन्न शब्दों को परिभाषित करिएगा। दूसरा है विभिन्न आकृतियों के गुण बताइएगा। आपका विभिन्न प्रकार के बहुभुजों के नाम, या फिर छात्र की महत्वपूर्ण सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को। तो किस चीज को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते? देखो, कभी भी हम किसी की सोच का आकलन नहीं कर सकते, उसकी सोच को नहीं माप सकते वहां पर। क्लियर है? तो ये यहां पर की बात करें कि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप इसका मापन नहीं कर सकते, इट इज नॉट मीजरेबल। बाकी सारी चीज मीजरेबल है, ये मीजरेबल आपका नहीं है आपका। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पढ़िए। आज एक रैपिड फायर राउंड है, बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर करने हैं इन प्रश्नों के, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हम यहां पर आज के सेशन में कर सकें। तो मुस्कुराइए, आप टीचिंग वाला पर हैं और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले अंत वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं भैया? पहले तो ये आपको पता होना बड़ा जरूरी है। तो ओपन एंडेड या मुक्त अंत वाले प्रश्न, जब हमारे पास किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए असीमित विकल्प होते हैं, अनंत विकल्प होते हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न यूज किए जाते हैं एक बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को मापने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ओपन एंडेड क्वेश्चन की, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न की, ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, जहां पर आप एक से अधिक तरीके से उत्तर कर सकते हैं। तो पहला है कि क्षमता से आपका क्या मतलब है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी। तो आप कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर दोगे, लिमिटेड डेफिनेशन ही है इसकी भी। रेनू हैज 59 रुपीज, व्हाट आर द पॉसिबल डिनोमिनेशंस सी कैन हैव। रेनू के पास 59 रुपए हैं, तो संभव मूल्य वर्ग क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि डिनोमिनेशन का मतलब है कि आप 59 रुपीज को किस तरीके से बना सकते हो। What can be the perimeter of a square if its area is 49। अगर किसी भी स्क्वायर का एरिया आपको दिया गया है तो आप परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। What are the possible value of odd numbers from 0 to 5, ये भी लिमिटेड होगा आपका। तो जिस प्रश्न का उत्तर लिमिटेड हो तो वो आपका क्लोज एंडेड में आता है, लेकिन जिसके आंसर आप असीमित रूप से दे सकें वो आपका ओपन एंडेड में आ जाता है। जैसे कि सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन ओपन एंडेड क्यों है? 59 को बनाने के लिए आपके पास डिनोमिनेशंस क्या होंगे, रुपए या सिक्के कितने कितने होंगे। तो आप बना सकते हैं कि भाई 59 बनाने के लिए आपके पास 20 रुपए का एक नोट है, या 20 रुपए के 2 नोट हैं, 10 रुपए का एक नोट है, 5 रुपए का एक नोट है और 2 रुपए का 2 नोट है। तो 59 बन गया। ऐसे ही आप बना सकते हैं 50 रुपए का एक नोट है,
₹5 का एक नोट है और ₹1 के 4 सिक्के हैं, ऐसे बना सकते हो। और भी डिनोमिनेशंस हो सकते हैं, 10-10 के 5 नोट हो गए मान लिया, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिनोमिनेशंस हो जाएंगे 59 रुपीज़ बनाने के लिए, ठीक है। असीमित विकल्प आपके पास में होंगे यहाँ पर, तो इसीलिए ये ओपन एंडेड को शो करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी गणित सीखने से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है, विकलांगता होती है, वो क्या होती है, ये आपको बताना है। देखो गणित सीखने से संबंधित विकलांगता होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिसकैलकुलिया। बेसिकली होता क्या है इस डिसकैलकुलिया में, एक बच्चा जो है सामान्य अंकों को नहीं समझ पाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग इनमें गलती कर देता है, इनको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ नहीं पाता है। तो जब बच्चा सामान्य गणनाएं जोड़ना घटाना गुणा भाग अच्छे से ना कर पाए तो वो डिसकैलकुलिया का छात्र होता है, पीड़ित छात्र होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र अक्सर प्रतिशत की तुलना में गलतियां करते हैं। जब प्रतिशत की तुलना करते हैं बच्चे अक्सर उसमें गलतियां कर देते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए 1% और 1.00% से कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मतलब एक बच्चे को दिया गया 1% और एक दिया गया 1.00%, तो बच्चे इसकी तुलना में ना गलती कर देते हैं, बोलते हैं कि ये वाला 1% छोटा है 1.00% से। तो उनकी गलती का कारण क्या है? पहला है कि विद्यार्थियां अवधारणा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, छात्रों में अभ्यास की कमी है, या प्रतिशत में शून्य के महत्व के बारे में कोई उचित ज्ञान उनको नहीं है, या फिर छात्रों को पता नहीं है कि कैसे एक दशमलव संख्या से प्रतिशत में परिवर्तन किया जाता है। तो क्या है यहां पर इसका सही आंसर? नो प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो इन द परसेंटेज, कि परसेंटेज में जीरो का क्या महत्व होता है, बच्चे को इस चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है 1% और इक्वल्स टू 1.00%, तो दोनों आपस में बराबर हैं। प्रतिशत में जीरो के महत्व को बच्चा नहीं जानता है, इसीलिए बच्चा ऐसी गलती कर रहा है वहां पे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को एक बार। एक शिक्षक छात्रों को आधुनिक समय में गणित का उपयोग करने पर एक परियोजना तैयार करने के लिए कह रहा है। तो ये गतिविधि जो है किस चीज पर आधारित है, यानी कि मॉडर्न टाइम में हम मैथमेटिक्स को कैसे यूज करते हैं, इस पर एक आप जो है प्रोजेक्ट तैयार करिए। ये एक्टिविटी आपसे टीचर करा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है? छात्रों को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए, टू अलाउ स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर थॉट्स इन द क्लास, टू हेल्प स्टूडेंट टू कोरिलेट द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन टूडेज वर्ल्ड एंड शेयर देयर थॉट्स, या टू हेल्प देम लर्न मोर अबाउट मैथमेटिक्स, या टू नो द लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। देखो पेडागोजी हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि जहां पर चारों ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही कौन सा होगा। बेसिकली पेडागोजी में काम करता है बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बेस्ट रिजल्ट कहां पर निकल के आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। 2 से 3 से ऑप्शन सही होने से आपके पास में यहां पर एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस विकल्प में अगर मैं देखूं तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका क्या है कि आधुनिक समय में गणित का उपयोग क्या है। तो ये रियल लाइफ में गणित के उपयोग के बारे में बता रहा है, यानी कि टू हेल्प स्टूडेंट, कि छात्रों की आज की दुनिया के गणित में कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बताने के लिए वो एक्टिविटी करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर यहां से बन जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आ जाइएगा। बताइए, कक्षा द्वितीय के छात्रों को समतल आकृतियों की अवधारणा सिखाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। मतलब कक्षा 2 के कोई बच्चे हैं, उनको आप प्लेन फिगर्स के बारे में बताना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? 3D फिगर, 3D आकृति, टाइल्स, ब्लैक बोर्ड या जियो बोर्ड? बताइए बताइए बताइए। देखो हमेशा जब भी बात करते हैं छोटे बच्चों को समतल आकृतियों के बारे में आपको सिखाना है, अवधारणा सिखानी है, तो उसके लिए आप जियो बोर्ड जो मैनिपुलेटिव टूल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड ना एक लकड़ी का आपका बोर्ड होता है। लकड़ी का कैसा बोर्ड होता है अभी दिखा देते हैं आपको, देखिएगा इस तरीके का कोई लकड़ी का बोर्ड होता है ये, ठीक है।
इस पर जगह जगह पर ना ऐसे पिन्स लगी होती हैं, पिन लगी होती हैं निश्चित दूरी पर। तो ऐसे निश्चित दूरी पर आपकी पिन लगी होती हैं। इन पिनों में रबर को फंसा के आप अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, है ना। तो मान लिया कि आपने इन 3 में रबर फंसा दी तो ट्रायंगल बन गया, है ना। इन 4 में फंसा दी तो वर्ग बन गया, है ना। इस तरीके से करके आप अलग अलग आकृतियों को जो है बच्चे को बना के दिखा सकते हैं जियो बोर्ड के अंदर। अब ये जियो बोर्ड को बनाया किसने था, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो जियो बोर्ड को बनाया था कैलिव गैटिग्नो। तो इसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है पेपर में। तो कैलिव गैटिग्नो ने जियो बोर्ड को बनाया था, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला प्रश्न देखिएगा, हरि को कुछ होमवर्क दिया गया था, जो उसने इसका 1/6 किया, तो इसमें से कितना शेष है, ये सवाल उससे पूछा गया। तो बताना है कि परिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञान का परीक्षण टीचर कर रहा है, भिन्नों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, संख्याओं की शब्द समस्याओं पर अभ्यास दे रहा है, या HCF खोजने में के कौशल को जांच रहा है। बताइए क्या है ये। तो क्या कर रहा है टीचर यहाँ पे, देखो हरि को कुछ होमवर्क दिया गया था, उसने इसका 1/6 कर लिया, तो इसमें से कितना शेष है। तो टोटल को फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, इसमें से 1/6 आपने कर लिया, टोटल में से कितना बचा आपका 5/6। तो ये पूछा गया था। तो बेसिकली फ्रैक्शन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, फ्रैक्शन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, उसको डेवलप करने के लिए टीचर इस प्रकार के प्रश्न दे रहा है। तो भिन्नों के समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए टीचर ने ऐसे प्रश्न बच्चे को दिए हैं वहां पर। बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट से स्पीड के साथ आंसर करेंगे। तो ये दिया गया था कि एक शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे अपने भुजाओं यानी पक्षों के आधार पर कुछ त्रिभुजों को छांटें, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को छांटना है। तो ये जो छटाई की गतिविधि है, ठीक है, ये किस चीज को दर्शाती है, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटना है। ओपन एंडेड होगा, क्लोज एंडेड होगा, क्रिएटिव होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। बताइए फटाफट से। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को वर्गीकृत करना है। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तो आपके जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। काफी लोग इसका आंसर ना क्रिएटिव टास्क दे देंगे, है ना। तो ये गलत आंसर होगा। क्रिएटिव वहां पर होता है जहां पर बच्चा अपने आप से कुछ चीजें करता है, कुछ नई चीजें करता है। यहाँ तो ट्राइंगल पहले से ही डिफाइन है, भुजाओं के आधार पर छांटने हैं उसको। तो दिस इज अ क्लोज एंडेड टास्क। तो ये क्लोज एंडेड टास्क है, ठीक है। एक बंद अंत आपके प्रश्न है, आपके क्लोज एंडेड है, इसमें लिमिटेड ऑप्शन में आप आंसर कर पाएंगे इसके, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट। वैन हिले मॉडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा वर्णन करता है कि छात्र आकृतियों के कुछ हिस्सों को सीखना के पहचानने के साथ साथ और एक आकार के वर्ग के आंकड़े देखना शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ वैन हिले मॉडल डिस्क्राइब एज स्टूडेंट स्टार्ट्स टू लर्न एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फिगर। ये देखेगा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फिगर। पार्ट्स ऑफ फिगर, आकृतियों के जो पार्ट ऑफ फिगर होते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण, इस तरीके से करके पार्ट्स ऑफ फिगर होते हैं। तो इनके बारे में बच्चा जब जानना शुरू करता है तो वो होता है एनालिसिस लेवल, विश्लेषण लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल पर बच्चा गुणों के आधार पर एक आकृति के जो सामान्य गुण होते हैं, जैसे कि आयत को क्या आयत बनाता है, वर्ग को क्या वर्ग बनाता है, इन सामान्य गुणों के आधार पर पहचान करता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ फिगर को पहचानना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर है इसका एनालिसिस लेवल, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके पेपर में वैन हिले से। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र ज्यामिति में कमजोर है, ज्योमेट्री में कमजोर है, तो निम्नलिखित स्टेप में से कौन सा स्टेप आप लेंगे वहां पर शिक्षक को छात्र की मदद करने की तरफ हेल्प ले जाएगा, मतलब कि शिक्षक बच्चे की हेल्प कर पाएगा, ऐसा कौन सा स्टेप टीचर को लेना चाहिए। पहला है उसे बहुत सारे प्रॉब्लम दे दो, उसके पापा मम्मी से बात कर लो, कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, या स्टार्ट रेमेडियल टीचिंग। एक छात्र ज्यामिति में कमजोर है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक छात्र ज्यामिति में कमजोर है तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आएंगे, स्टार्ट रेमेडियल टीचिंग। भैया उपचारात्मक शिक्षण शुरू कर दो, पहला स्टेप ये रहेगा। जबकि पहला स्टेप क्या होता है, पहले ये तो पता कर लो कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे पहले स्टेप में, ताकि हमें पता लग सके कि किस प्रकार की समस्या बच्चे को है और क्यों आ रही है, कहां पे आ रही है, तभी तो उपचार करोगे उसका। बीमारी से पहले इंजेक्शन थोड़ी ठोक दोगे किसी को, ठीक है। चलो
ये बताइए फटाफट से, खाली स्थान वाला। एक खाली स्थान शिक्षण वर्ग है जिसमें एक सीखने के कौशल में सुधार या एक छात्र में एक विशेष समस्या के क्षेत्र को सुधारने के लिए होती है। मतलब ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक बच्चे के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए या समस्या क्षेत्र में सुधार करने के लिए की जाती है। अ टीचिंग क्लास इन वन दैट meant टू improve अ लर्निंग स्किल और रेक्टिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन अ स्टूडेंट। बताइए। तो ये होती है रेमेडियल। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग क्यों दी जाती है? ताकि एक बच्चे में जहां पे समस्या फेस कर रहा है बच्चा, उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, रिमूव किया जा सके वहां से। ठीक है, और रेक्टिफाई किया जा सके। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये बताइए, परिमेय नंबरों की सूची दी गई थी। शिक्षक ने एक छात्र से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला पूर्ण संख्या है। तो छात्र ने जवाब दे दिया 0, 0 के बजाय 1 जवाब दिया। तो निम्नलिखित में से इस गलती का कारण क्या है? बताइए फटाफट से। पढ़ने की विकलांगता है, कमजोर अवधारणा गठन है, या कक्षा में वो बच्चा जो है अटेंटिव नहीं था, चौकस नहीं था, लेखन में विकलांगता है। देखो, जब कभी भी हम कंसेप्चुअल गलती करते हैं तो वहां पर हमारा पुअर कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है कि हमें अवधारणा को अच्छे से नहीं बताया गया है या हमने अच्छे से नहीं समझा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा? पुअर कंसेप्ट फॉर्मेशन, कमजोर अवधारणा गठन। रीजन क्या है इसका? क्योंकि बच्चे को होल नंबर और नेचुरल नंबर की पूर्ण नॉलेज नहीं थी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो गया, यानी कि कंसेप्ट उसके पुअर थे वहां पर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। तो भैया अगर हम बात करें कि गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन बड़ा स्टेटमेंट बड़ा फेमस है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अलग अलग। ठीक है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका सही जवाब है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया था हॉगवेन के द्वारा। ठीक है, तो हॉगवेन ने इस स्टेटमेंट को दिया था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है, क्योंकि प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति जो डेवलप होती है वो गणित के कारण ही होती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गणित का एक शिक्षक ज्यामिति के विषय पर एक कक्षा में कुछ सही गलत के सवाल पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस रूप से जानेंगे यहाँ पर? बताइए। तो अगर सही गलत वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछ रहा है तो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्लासिफिकेशन में, एनालॉगी में, अल्टरनेट रेस्पॉन्स या रिकॉग्निशन टाइप में? इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, तो ट्रू या फॉल्स एक अल्टरनेट रेस्पॉन्स होता है ना। अल्टरनेट रेस्पॉन्स होता है या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये वैकल्पिक प्रतियोगिता में आते हैं, अल्टरनेट वाले उसमें आते हैं। अल्टरनेट रेस्पॉन्स के अंदर ये प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप के ऑप्शन में। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वर्गीकरण में क्या होता है, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से कोई 3 विकल्प एक जैसे संबंध से जुड़े होते हैं, चौथा विकल्प अलग होता है, तो वो क्लासिफिकेशन होता है। एनालॉगी में क्या होता है, एनालॉगी में समान प्रकार का जो रिलेशन है वो होना चाहिए। मान लेते हैं कि आलू का रिलेशन सब्जी से है, तो आपका टमाटर का रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछ लेगा वो। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो एनालॉगी टाइप में आते हैं आपके, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन का आप आंसर इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए, तो पर्यवेक्षित अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन एक सम्मेलन योजना है, कॉन्फ्रेंस प्लान है, स्पेशल टीचर प्लान है, या डिवाइडेड पीरियड प्लान है, या सारे के सारे हैं? बताइए। तो पर्यवेक्षित अध्ययन जो होता है, सुपरवाइज्ड स्टडी जो होता है, वो किस रूप से या किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है? कॉन्फ्रेंस प्लान होता है, स्पेशल टीचर प्लान होता है, डिवाइडेड पीरियड प्लान होता है। तो अगर मैं बात करता हूं ना, इसमें सुपरवाइज्ड स्टडी क्या होता है? पर्यवेक्षित अध्ययन होता है कि जिसमें बच्चों के एक समूह को, एक ग्रुप को एक टीचर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और वो अलग अलग प्रकार से होता है। कभी कभी हम कॉन्फ्रेंस के तौर पर भी करते हैं कि भैया हम कॉन्फ्रेंस अरेंज करा रहे हैं, यहाँ पर संगोष्ठी अरेंज करा रहे हैं बार बार, और उसके अकॉर्डिंगली एक हमने असाइन कर दिया उसको देखने वाला बंदा। ठीक है, सुपरवाइज कर रहा है वो उसको। एक होता है स्पेशल टीचर प्लान, कि विशेष बच्चों के एक समूह को विशेष टीचर असाइन कर दिया। एक डिवाइडेड टीचर प्लान होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक टीचर असाइन है कि भाई 6 घंटे ये टीचर पढ़ाएगा, या 2 घंटे ये टीचर पढ़ाएगा, 2 घंटे ये टीचर देखेगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर तीनों के तीनों पर्यवेक्षित अध्ययन के भाग होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर आ जाता है। चलिएगा
अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं, पढ़िए जरा एक बार। एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने जवाब दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग कि बच्चे ने क्या आंसर कर दिया। क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो बच्चे ने बोला कि सर ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ द एनी क्लोज शेप। बच्चे ने किसी बंद आकृति के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग कर लिया है। तो यही वाला इसका कंसेप्ट सही हो जाएगा। देखो, उसने आयत के क्षेत्रफल को समझा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो उसने क्या सोचा कि जैसी जितनी भी बंद आकृति होती हैं सबका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, तो इसलिए उसने गलती वहां पे कर दी। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए, अब बच्चों को आप होमवर्क देते हैं, क्या आपको पता है होमवर्क देने का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। होमवर्क देने के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होमवर्क आर, पहला है इट यूटिलाइज द लेजर टाइम ऑफ द चाइल्ड, अदरवाइज द चाइल्ड विल वेस्ट इट इन द गॉसिपिंग। कि बच्चे के अवकाश के समय का उपयोग करना। जब आपकी दिवाली की छुट्टी होती है तो उसमें बहुत सारा होमवर्क आपको दे दिया जाता था, है ना, ऐसे ही होता था। तो ये क्यों दिया जाता था, ताकि आपके पास जो समय है आप उसको वेस्ट ना करो खेलने कूदने में या फालतू चीज़ों में। ठीक है, तो आप उसका यूटिलाइज करो वहाँ पर। इसका दूसरा है इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क। बच्चा जब खुद से होमवर्क करता है तो वो स्वतंत्र रूप से करता है, इंडिपेंडेंट वर्क को ये प्रोत्साहित करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पेरेंट एंड टीचर। एक डायरी आपको दी जाती थी आपकी, है ना, दैनंदिनी नाम होता था उसका। तो उसमें क्या होता था कि डेली का जो होमवर्क है वो लिखा जाता था, आपको पेरेंट्स के साइन करा के लाने होते थे कि आपने ये होमवर्क कर लिया। तो पेरेंट्स और टीचर के बीच में भी लिंक बनाने का काम करता था ये। तो भैया होमवर्क के सभी उद्देश्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। निबंध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट एसे टाइप टेस्ट। तो जो आपके एसे टाइप के टेस्ट होते हैं उनके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। देखो, एसे टाइप टेस्ट में क्या होता है कि एक बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो चेक करी जाती है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है, अब इंडिपेंडेंटली उसके विचार वहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता है, अगर हम बात करते हैं तो ये इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब है इनको बनाना आसान होता है, टीचर कम एफर्ट में इन क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। भाई गाय पर एक निबंध लिखो, बन गया प्रश्न। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाओं पर एक निबंध लिखो, बन गया आपका एक प्रश्न। ठीक है, इनको बनाना आसान होता है और इसमें टीचर कम एफर्ट में क्वेश्चन बना सकता है। तो ये इकोनॉमिकल होते हैं आपके, कम एफर्ट लगता है इसमें। साथ के साथ में अपॉर्चुनिटी फ्री, बच्चों को जो है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति मिलती है करने के लिए, और हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स का मेजरमेंट हो जाता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं आपके, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये बताइए, खाली स्थान के अनुसार, मतलब ब्लैंक स्पेस है, किसके अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन इज सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एट विच एक्सटेंट। मतलब कितने हद तक शिक्षा के उद्देश्य अचीव कर लिए गए हैं, ये पता करने की एक व्यवस्थित और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन होती है। तो ये कथन कहा गया था आपका किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। ठीक है, एक CCE का कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी आपका NCERT के द्वारा ही दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी टाइम। चलो ये बताओ, अब बात आती है हम प्रश्न क्यों पूछते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। एक बच्चे से प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, हम उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जगाना चाह रहे हैं, उसकी जिज्ञासा पैदा करना चाह रहे हैं, साथ के साथ उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं, या सभी। सही बात है, सारे के सारे हैं भाई। मोटिवेट करते हैं बच्चों को, क्रिएट इंटरेस्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा जानने के बारे में उस चीज़ के लिए, है ना। साथ के साथ में प्रीवियस नॉलेज का भी हम ज्ञान कर सकते हैं, बच्चे ने कितना सीखा। तो इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रकार है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के प्रकार क्या होते हैं, बताइए फटाफट से। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, आपके रचनात्मक मूल्यांकन है, उनके प्रकार क्या क्या हैं ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
पहला है लिसनिंग टू स्टूडेंट कन्वर्सेशन, बच्चों की बातों को सुनना, तो बिल्कुल सही बात है। इवैल्यूएशन को दो तरीके से हम कंडक्ट कराते हैं, एक औपचारिक तरीका और एक अनौपचारिक तरीका, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आ जाते हैं, क्लास टेस्ट आ गए, क्विज आ गए, ठीक है, ये सब चीजें। इनफॉर्मल में क्या आ गए, ऑब्जर्वेशन, बच्चों से बात करना, उनकी कन्वर्सेशन को सुनना, तो ये सब इनफॉर्मल में आ गए। तो ये दोनों के दोनों इवैल्यूएशन के पार्ट होते हैं और ये क्लास के दौरान किए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सब के सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट हैं आपके। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब बताना है कि इसमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है। एक मुक्त अंत वाले प्रश्न की आपको पहचान करनी है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ 10, 10 के घन को ज्ञात करो, पहला है। दूसरा, राइट एनी 5 नंबर्स हुज क्यूब इज मोर देन 64, कोई ऐसी 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से ज्यादा हो, ठीक है। अब ओपन एंडेड मतलब जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो पहला क्या है, 10 का घन आप इजीली निकाल लेंगे, क्लोज एंडेड है तो ये तो होगा नहीं। बोला गया था कि परीक्षित विमाओं 5, 2 से एक घनाभ बनता है, घन को बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, इजीली फाइंड कर लेंगे आप, तो ये भी नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड पद्धति का उपयोग करते हुए 512 के घनमूल निकालिए, ये भी हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, 5 संख्याएं लिखिए जिनका क्यूब 64 से ज्यादा हो, तो बहुत सारी हो सकती हैं। पहला तो आपका 5 ही हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 आता है। अब 5 से आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी सबका घन आपका जो है आपका 64 से ज़्यादा ही निकल के आएगा, अनंत नंबर हो सकते हैं, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। एक क्वेश्चन एवरेज वाले चैप्टर से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। 12 नंबरों का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या अगर दोगुनी हो जाती है तो नया औसत बताओ कितना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, और यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो रही है तो नया औसत कितना होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट ये है, आपके पास मान लिया x, y और z 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं का औसत मैं मान लेता हूं कितना है। ये एक रूल है यहाँ पर, या x, y, z की जगह ना आप नंबर ही ले लो समझने के लिए। मेरे पास आपके 3 नंबर हैं 20, 25 और 30, है ना। इनका अगर मैं एवरेज निकालता हूं, औसत निकालता हूं, तो कितना निकल के आता है, तीनों को जोड़िएगा, 45, 3, 75 और ये निकल के आ गया आपका 25, ठीक है। अब मैं इन सभी संख्याओं में 5, 5 जोड़ देता हूं, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इन सभी संख्याओं में 5, 5 जोड़ दिया, या मैंने 2, 2 से गुणा कर दिया। चलो गुणा की बात हो रही है ना, तो गुणा कर देते हैं। तो मैंने सभी संख्याओं में 2, 2 से गुणा कर दिया, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। तो ये संख्या क्या बन गई आपकी, तो ये बनेगा 40, ये बनेगा 50 और ये बनेगा 60। अब नया औसत कितना निकल के आएगा इसका, 60, 40, 100 और 150 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 50। तो आपने क्या देखा, आपने जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया तो आपका जो औसत निकल के आया था पहले वो भी दुगना हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो 12 नंबरों का औसत 14 था, प्रत्येक संख्या को दुगना कर रहे हो, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हो, तो आपका एवरेज जो है ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा। तो नया एवरेज निकल के आएगा आपका 28। डायरेक्टली आप आंसर कर देंगे 28, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो संबरक गुण कौन सा होगा इनमें से, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से, संबरक गुण मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हो तो आपको एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर आप 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटा रहे हो तो भी आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर ऐसा प्राप्त होता है तो फॉलो करती है, नहीं होता है तो नहीं फॉलो करती है। तो ये कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्याएं हैं संबरक करने के लिए, तो दोनों का योग और अंतर जो है गिव अ यूनिक रियल नंबर, तो ये सही हो जाएगा कि अगर आप दोनों संख्याओं को जोड़ें और दोनों संख्याओं को घटाएं तो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या आपको मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो ये राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या, घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। देखो एक आदमी के पास x रुपए हैं जिसमें से 6 रुपए खर्च कर रहा है, यदि उसके पास बचे पैसे का दुगना 86 है तो x की वैल्यू कितनी है ये आपको बतानी है। आसान क्वेश्चन है, इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा एक बार मैं बता देता हूं। देखो एक आदमी के पास x रुपए हैं, तो x रुपए थे जिसमें से वह 6 रुपए खर्च कर देता है,
तो 6 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो अभी इतने बचे उसके पास। यदि उसके पास बचे पैसे का दुगुना, इसके पास बचे पैसे का जो दोगुना है वो बराबर है 86 के, तो यहाँ से x माइनस के 6 कितना निकल के आ गया, 2 से कैंसिल कर दो, 43 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो उसके पास भैया 49 रुपीज़ होंगे स्टार्टिंग में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। एक वर्ग की परिधि और एक वृत्त की परिधि बराबर है। यदि वर्ग के प्रत्येक पक्ष की लंबाई 22 है तो सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। भाई आसान क्वेश्चन है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग हमारे पास में है, ठीक है, और एक सर्कल हमारे पास में है, दोनों के परिधि आपकी बराबर है। तो अगर इसकी भुजा को मैं a मान लेता हूं तो इसका जो परिमाप है वो निकल के आएगा 4a, ठीक है, और इसकी रेडियस को अगर मैं r मान लेता हूं तो इसकी जो परिधि है वो निकल के आएगी आपकी 2 पाई इंटू में r। ठीक है, प्रत्येक भुजा 22 है किसकी, वर्ग की, तो a की वैल्यू कितनी है, 22। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है कितना निकल के आ जाएगा, 4 गुणा में 22। तो ये निकल के आ गया 88 सेंटीमीटर। अब यहां से ये जो 2 पाई r है ये बराबर आ गया 88 के, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r बराबर के 88। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो रेडियस निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की त्रिज्या है दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली यहां पर सोल्व कर सकते थे। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, चतुर्भुज की समरूपता की सबसे बड़ी संख्या क्या है। मतलब जो चतुर्भुज होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा समरूपता की संख्या कितनी होती है। अब देख लो एक बार, देखो सबसे पहले अगर मैं आयत की बात करता हूं तो ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो आयत में जो सममिति रेखाओं की संख्या होती है वो ऐसे होती है और ऐसे होती है, यानी कि इसके अंदर 2 सममिति रेखाएं होती हैं। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो वर्ग के अंदर 4 सममिति रेखाएं होती हैं, एक ऐसे 2 डायगोनल में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर रोम्बस की रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, तो रोम्बस के अंदर भी 2 होती हैं इसके डायगोनल में। देखो ये रोम्बस है तो इसके डायगोनली 2 रेखाएं होती हैं जो सममिति की होती हैं। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम को, तो इसमें आपकी एक भी सममिति रेखा नहीं होती है, 0 होती है। तो सबसे ज्यादा सममिति रेखाओं की संख्या 4 होती है जो वर्ग के अंदर होती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 200 पुस्तकों के लिए 30 दिनों के लिए प्रावधान है। यदि 50 पुस्तकों नहीं पुरुषों 50 पुरुषों को छोड़ दिया गया, अब कितने दिनों में यही प्रावधान शेष पुरुषों के लिए होगा, ये आपको बताना है। आपने MDH वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वही वाला कंसेप्ट इसके अंदर है। देखो भाई 200 पुरुष है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 200, तो 200 पुरुष 30 दिन तक जो है आपके वहां पर प्रोविजन है, 30 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं 200 लोग। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर 50 पुरुषों ने छोड़ दिया तो पुरुष कितने बचे, 200 में से 50 छोड़ के चले गए, बचे कितने, 150। तो यही प्रावधान बचे हुए पुरुषों के लिए कितने दिन के लिए होगा, तो मान लेते हैं D दिनों के लिए होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो जो भी हो सकता है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 बार। तो बचे हुए पुरुष जो हैं 40 दिनों तक सरवाइव कर लेंगे वहां पे। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिएगा आगे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट के पेपर 2 में बहुत बार पूछा गया है और पेपर 1 में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसको ऊपर जो वैल्यू लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऐसे, और फिर कंपैरिजन करके m का वैल्यू निकालना है, देन ये करके आंसर निकालना है। तो देखिएगा आपके पास नंबर लिखा हुआ है 318 और उसके आगे कितने जीरो हैं, जीरो की संख्या है आपकी 3 और 4, 7 जीरो इसके आगे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको दशमलव को यहां से उठा के यहां 3 के बाद लेके आना है।
तो इसको लिखना है 3.186 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 10 स्थान खिसकाया यहाँ पे यहाँ तक दशमलव लाने में, तो बेसिकली 10 की पावर 10 कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में। कंपैरिजन करेंगे इसको जो दिया गया है, तो कंपैरिजन में m का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2m/5, तो यानी कि 2 गुणा में 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो राइट आंसर आ गया इसका 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चंस हमारे थे, 30th क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें मैच करेगा। मैच करने हैं आपको विकल्प यहाँ पर। पहला है एक संख्या के 2 गुने में हम 5 जोड़ रहे हैं, दूसरा है एक संख्या का 5वां हिस्सा 4 है, या एक संख्या को 9 से गुणा कर रहे हैं और 11 जोड़ रहे हैं, और आप एक संख्या के 3 गुने से 5 घटा रहे हैं। तो कौन सा विकल्प एग्जैक्ट मैच करेगा ये आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं संख्या x है, तो एक संख्या के 2 गुने से 5 घटाना है। तो एक संख्या x है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक संख्या x है, x का दुगना किया और उसमें से 5 आपने जोड़ दिया, तो 2x + 5 कहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, तो ये चौथे वाले विकल्प में दिया गया है। तो फर्स्ट वाला मिलेगा चौथे विकल्प के साथ, तो फर्स्ट वाला चौथे विकल्प के साथ केवल 2 ऑप्शन में मिला है, तो पहला और चौथा ऑप्शन हो गया कैंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संख्या का 5वां हिस्सा 4 है, तो संख्या अगर x है तो उसका 5वां हिस्सा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये कहाँ दिया गया है, ऊपर वाले ऑप्शन में, दिस इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड वाला फर्स्ट पे कहाँ पे मिल रहा है, इन्हीं 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब तीसरे वाले पे एक संख्या से 9 से गुणा करके 11 जोड़ना है, तो संख्या अगर x है तो 9 से गुणा कर दी और 11 जोड़ दिया, ये कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन में। तो दिस विल बी द सेकेंड ऑप्शन। तीसरा वाला सेकंड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। तो एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 30 आज कितना स्कोर किया टोटल 30 क्वेश्चन में से, मुझे फटाफट से बताएंगे सारे लोग। और ये आपका टेलीग्राम का QR कोड है, सभी लोग इसको स्कैन कर लेंगे ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको इस क्लास का और बाकी क्लासेस का PDF भी वहां पे मिल जाए, डेली क्लासेस का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, चलिएगा, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त विदा चाहते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद एंड नमस्कार।